हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे तो साथ में आपके सामने जिस शेयर की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड। फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड, आप इस शेयर को एफ कंज्यूमर के नाम से भी जानते हो, ठीक है। मार्केट कैप की बात करेंगे 150 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 75 पैसे का चल रहा है। हाई की बात करेंगे ₹2.49 का लगाया। लो की बात करेंगे 40 पैसे का लगाया, ठीक है। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो नेगेटिव में है। डिविडेंड की बात करेंगे तो नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे नेगेटिव में है 18.30%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे कुछ भी नहीं है। फेस वैल्यू की बात करेंगे ₹6 है। आप मेरे चैनल पे पहली बार ऐसा देख रहे होंगे किसी कंपनी का फेस वैल्यू ₹6 का चल रहा है, ठीक है। जिस कंपनी की बात कर रहा था उसका नाम है फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड। कहाँ पर क्या क्या कंपनी का काम था कि बिजनेस ऑफ सोर्सिंग, इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग में था, ब्रांडिंग था, मार्केटिंग था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी में था, फूड एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट इन अर्बन एंड रूरल इंडिया। अर्लियर द कंपनी वॉज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एज अ नॉन डिपॉजिट। देखिए, आरबीआई के पास दो तरीके की कंपनी लिस्ट होती है, एक होती है डिपॉजिट टेकिंग, एक होती है नॉन डिपॉजिट टेकिंग। तो ये जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है, यानी कि क्या होता है कि जैसे हम किसी बैंक में जाते हो ना, सेविंग बैंक में गए, वहाँ अकाउंट खुलवा लिया, उसमें पैसे डाल दिए, तुम्हारा बचत खाता खुल गया है ना, उस तरीके से। तो वो नहीं है यहाँ पे नॉन डिपॉजिट टेकिंग, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। अब रिटेल किस तरह इन्वेस्टर नहीं, यानी कि रिटेल कंज्यूमर के लिए, ये पॉइंट कहना सही होगा कि रिटेल जो कंज्यूमर है उसके लिए ऐसी कंपनियों में कुछ काम नहीं होता। फिर भाई किसके लिए होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हर बंदा तो रिटेल ही है। तो मेरे दोस्त ये उनके लिए होता है किसी को लोन लेना हो, ठीक है, किसी को लोन लेना हो, किसी को लोन देना हो कंपनी को, यानी कि कंज्यूमर को लेना हो या बैंक को देना हो, तो उस तरीके की ये कंपनी थी। नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी, ठीक है। तो ये कंपनी का कुछ काम था। इससे रिलेटेड देखिए आपका, चूंकि मैं यहीं से क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आपने ये शेयर प्राइस पता क्यों लिया होगा, मैं दिल से बताऊं, आपने ये शेयर प्राइस लिया होगा इसके प्राइस को देख के। अब आपने ये सोचा होगा कि भाई साहब ये शेयर 75 पैसे का है या ₹1 का है। इससे पहले जो मैं वीडियो लाया था वो ₹1 का था, उसके बाद ये कंपनी एएसएम कैटेगरी में चली गई थी और नेक्स्ट डे शेयर बंद हो गया था। तो लोगों को लगा कि यार कंपनी भाग गई, क्या हो गया, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने रीज़न कमेंट बॉक्स में लिख दिया था। तो आपको कोई भी डाउट होता है ना मेरे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। अगर मेरे लिए सूटेबल होता है वहाँ पर कमेंट में जवाब देना, तो मैं कमेंट पे जवाब दे देता हूँ। आपको लाइक और लव वैसे भी मिल जाता है मेरी तरफ से, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। और इसके साथ साथ कोई आपको चाहिए हो, पर्सनल कुछ पूछना हो मुझसे, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अबाउट सेक्शन में यूट्यूब के, वहाँ पर जब जाएंगे मेरी मेल आईडी पड़ी होगी, आप उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ के उसके बाद मेल पे मुझे कीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि जब कमेंट पढ़ लेते हो ना, जब कमेंट मैं पहले पढ़ लेता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं प्रिपेयर रहता हूँ पहले से, ठीक है, आपका मेल पे जवाब देने के लिए। तो मेरे दोस्त देखिए, आप होता क्या, आपने शेयर प्राइस क्यों खरीदा था कि आपने ये सोचा होगा कि यार क्या ही है, पेनी स्टॉक हो चुका है, 40-50 पैसे का शेयर है यार, खरीद लेते हैं। ₹1000 में कितना मिल जाएगा 40 पैसे का, तो 2-2.5 हज़ार क्वांटिटी मिल जाएंगी, ठीक है। इसके साथ साथ जब ₹1 का था, अरे डाल देते हैं यार, 10,000 क्वांटिटी डाल देते हैं, 20,000 डाल देते हैं, क्योंकि हमने जैसा, चूंकि इस एफ कंज्यूमर से रिलेटेड आपको पता होगा कि एनसीईआरटी में इनका केस है, यानी कि बैंकरप्सी के लिए कंपनी ऑलरेडी फाइल कर चुकी है। अगर एनसीईआरटी ने परमिशन दे दी इनको बैंकरप्सी के लिए, तो शेयर होल्डर्स का पूरा पैसा डूब गया। पर उससे पहले तो शेयर ट्रेड ही हो रहा है मार्केट में। तो होगा क्या कि आपने सोचा होगा कि यार 10-20 हज़ार शेयर ले लें, क्योंकि यही सेम सिनेरियो रिलायंस पावर, आर पावर के साथ भी हुआ था। जो रिलायंस की कुछ कंपनियां थी, वो मैं बात नहीं कर रहा जो धीरूभाई अंबानी की कंपनियां हैं, मैं बात कर रहा हूं जो अनिल अंबानी की कंपनियां थी। आर इंफ्रा देख लो, रिलायंस पावर देख लो, तो उसके साथ भी कुछ सेम ही सिचुएशन थी। ₹2-3 का शेयर था, जिन्होंने बड़ा दाव लगाया तो आज देखो ₹15-20 का शेयर प्राइस चल रहा है, तो काफ़ी मोटा पैसा बनाया। अब वही लोग कुछ सोच रहे हैं कि भाई साहब ये कंपनी एनसीईआरटी में बैंकरप्सी के लिए, इस कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। ये एक र्यूमर्स की मैं बता रहा हूँ, ये र्यूमर्स है, मैं नहीं जानता कि क्या एनसीईआरटी में है क्या नहीं। मुझे केवल इतना पता है कि फ्यूचर कंज्यूमर जो है, यानी कि जो बिग बाजार था, वो पूरा एनसीईआरटी में गया हुआ है। और एनसीईआरटी ने अगर प्रपोजल पास कर दिया बैंकरप्सी के लिए, तो शेयर होल्डर्स का पूरा पैसा गया, क्योंकि कंपनी के पास कर्जा इतना है। क्योंकि सबसे पहले जब बैंकरप्सी के लिए फाइल होता है तो एनसीईआरटी ये देता है कि सबसे पहले जो क्रेडिटर्स का पैसा है उनको वापस जाएगा। क्रेडिटर्स में भी दो तरीके से क्रेडिटर्स होते हैं, एक होते हैं सिक्योर्ड, एक होते हैं अनसिक्योर्ड। तो सबसे पहले सिक्योर्ड वालों को पैसा दिया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो अनसिक्योर्ड वालों को दिया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो कंपनी के मालिकों को दिया जाएगा, यानी कि शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के मालिक। उसके बाद कंपनी के मालिकों के पास पैसा आएगा। तो आप ऐसा समझो ना कि अगर कंपनी के मालिकों के पास ही पैसा होता तो कंपनी बैंकरप्टी क्यों नहीं होती। तो इसी वजह से जो मैक्सिमम केस होते हैं जहां पर शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलता है, अगर एनसीईआरटी के पास केस जाता है, क्योंकि वैसे भी कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो कहीं ना कहीं लूट घसोट में लगा रहता है कि भाई साहब ये एसेट उठा के बेच दो, वो एसेट उठा के बेच दो, ये एसेट उठा के बेच दो। हालांकि अल्टीमेट कंडीशन में क्या होता है कि जब कंपनी के पास
एनसीएलटी में जाता है कि तो सारी जो असेट्स होती हैं वो अटैच कर ली जाती हैं ताकि कुछ हेरा फेरी ना हो पाए। फिर भी इंसान है भाई, इंसान की मेंटेलिटी आप समझ सकते हो कि कैसी रहती है। तो आपने अल्टीमेटली, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपने शेयर ही खरीदा था इस वजह से कि भाई साहब कि यार 40 पैसे का शेयर है यार, 4-5 रुपए भी हो गया तो बेच देंगे। उसके बाद आपने सपोज दैट 1 रुपए में शेयर खरीद लिया, 2,500 ही मान लेते हैं, 2,500 शेयर खरीद लिए। अब ये शेयर गिर के 75 पैसे आ गया, फिर बीच में 70 पैसे भी चला जाए, अगर 65 पैसे भी आ गया तो आप सोच रहे हो कि नहीं यार अब तो 1 रुपए पे ही आ जाए, क्योंकि कुछ उन लोगों ने भी पैसा डाला होगा जो केवल शॉर्ट टर्म में चाहते थे। अब वो सोच रहे हैं केवल 1 रुपए ही आ जाए तो बेच दें। मेरा उनसे यही कहना है, फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपने लेना है। अगर आप मेरी बात सुनते हैं तो आप इस तरीके से चल सकते हैं। देखिए, आपने पहली बात तो वैसे ही पैसा डाला होगा ना कि जो आपको ज़रूरत नहीं होगी, या आपने ये सोच लिया होगा कि यार पैसा मरा समझ लो। मैं भी यही चाहूँगा आपसे, अगर आपके पास पैसा लगा हुआ है तो आप यही समझो कि यार मेरा पैसा मर गया। सोचो उसको खा लिया, हमने खाना खा लिया, उसको रेस्टोरेंट में जाके पार्टी दे दी दोस्तों को, बस कुछ अगर आप इस तरीके से इस कंपनी को समझ लोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ये सोचा था कि ये 75 पैसे का शेयर खरीद रहे हैं और 7 रुपये 50 पैसे का 2 साल बाद हो जाएगा, तो आपने जितना अपसाइड सोचा था उतना ही आप डाउन साइड समझो। ये 75 पैसे का शेयर 0.075 पैसे भी हो जाए तो भी आपको दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक, तो क्या ही है, बस मरा हुआ पैसा समझ लो। जिस तरीके से चल रहा है शेयर प्राइस चलने दो उसको, क्या ही देखना है। फिर अगर देखना ही है भाई साहब कि नहीं यार शेयर क्या ही है यार, मेरा पैसा है अभी कम से कम 2,500 डाला था, चलो यार अभी इस समय कुछ नहीं तो यार 1500-500 ही रुपये मिल रहा है, लेके बाहर निकलें कहीं और लगाएंगे जाके। फिर ऐसे पता क्या होगा, फिर आप ऐसी ही कंपनी ढूंढोगे, उसके बाद किसी 500 रुपये लेके किसी कंपनी के अंदर पैसा डालोगे 1-2 पैसे वाली कंपनी में, वो भी शेयर डूबेगा इस तरीके से। कंपनी कम से कम एटलीस्ट आप शेयर मार्केट से सीखो तो कुछ। और यकीन मानना, अगर ये वाकई में ये कंपनी एनसीएलटी से बाहर निकल आई तो ये शेयर प्राइस वापस से ये 2-2.5 रुपये तो छोड़ दो, ये शेयर प्राइस 25-30 जाएगा। ठीक, क्योंकि 70-75 पैसा था इसका शेयर का प्राइस। ठीक, तो ये जितना आपको रिस्क है उतना ही आपका रिवॉर्ड। अगर आप रिस्क ये ले सकते हो 2,500-3 हज़ार रुपये का, तो रिवॉर्ड भी आपको 25-30 हज़ार का मिलेगा। लेकिन अगर आप 2,500-3 हज़ार का रिस्क नहीं ले सकते हो तो रिवॉर्ड भी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। क्योंकि शेयर मार्केट में अल्टीमेटली क्या है, रिस्क और रिवॉर्ड का सारा खेल है। रिस्क ले सकते हो तो पैसा बनेगा, और अल्टीमेटली पेनी स्टॉक की तरह आप ट्रेड करो। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपने लेना है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है कि भाई साहब शेयर को क्या ही करना है, कि आपने लिया ही इस वजह से होगा कि शेयर तो गिर रहा था, और शेयर में अगर बूम आएगा तो ले लेंगे। क्योंकि आर पावर में भी कुछ इसी तरीके से हुआ था, रिलायंस पावर के अंदर। ठीक है, कंपनी का हालांकि 450 करोड़ से 375 करोड़ का नेट प्रॉफिट बचा। इसके बाद ईपीएस भी इनका थोड़ा सा गिर गया। और फिर शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे तो नेगेटिव है। शेयर कैपिटल हालांकि 1192 करोड़ की पड़ी हुई है। बोरोविंग्स की बात करेंगे तो बोरोविंग्स कुछ कम होते हुए दिखी है, और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कुछ बची नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स बढ़ गई है। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का पेमेंट हो गया होगा। तो फंडामेंटल्स बताएं तो एज सच कुछ कंपनी अगर ये डूबेगी तो ये मान के चलो शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए अगर बैंक्रप्सी के लिए जाती है। और फिलहाल अगर बैंक्रप्सी से बच के निकल आई तो ये शेयर आसानी से पॉजिटिव में कंपनी वापस आ जाएगी। क्योंकि भाई कंपनी का जो आउटलेट्स से जो कंपनी के लीज पे ले रखे थे वो वापस से चीज़ें सही होते हुए दिखेंगी। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करेंगे, 3.49% स्टेक है प्रोमोटर्स ने होल्ड करके रखा हुआ है। और देख पता है क्या, रिटेलर घुसते गए इस कंपनी के अंदर और प्रोमोटर्स बेचते गए। ये देखो, जून 2020 में 44% था, फिर 38%, फिर 36 किया, 14, 12, 8, 3, 3.49% स्टेक देख प्रोमोटर ने बेचा है। और जब भी देखिए प्रमोटर को दिमाग रहता है कि भाई सब क्या कंपनी जानी, और वहीं देखो रिटेलर देखो यहाँ से 38%, फिर 51%, फिर 52%, 74%, 75%, 79%, 85%, 86%, 87%, अभी 87.77। रिटेलर देख प्रमोटर बेच रहा है। अबे कंपनी को जो चला रहा है, जिसकी कंपनी है, उसी को अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है और आप उस कंपनी के अंदर घुसते चले जा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किस वजह से घुसे, मैं केवल ये कह रहा हूँ ऐसी कंपनी के अंदर आप क्यों घुसते हो, क्योंकि जहाँ रिटेलर ही घुस गया है पूरा। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि भाई कंपनी के मालिकों को अपने ऊपर कंपनी को विश्वास नहीं था और आपको कंपनी से मालिकों से ज़्यादा विश्वास है ये चलेगा। ठीक, मैं ये नहीं बात कर रहा कि चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं केवल ये बात कर रहा हूँ कि भाई अगर आप इसके अंदर 1-2 लाख रुपए डालते हो, इससे अच्छा है मेरे भाई एमआरएफ में डाल दिया होता है लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का एक शेयर था भाई, मैं 60,000 से ट्रैक कर रहा था उसको, 60,000 हालांकि 40-45 से भी मैंने उसको ट्रैक किया था, लेकिन 60,000 से देखा मैंने उसको। 60,000 से जब देखा वो 97,000 गया, 80,000 गया, फिर 89,000 गया, फिर मैंने उसको 97,000 देखा, फिर वो 97,000 से 79,000 के आसपास आया, करीब वो 3 से 4 बार गया, उस रेंज में घूमा। उसके बाद एमआरएफ क्या हुआ, अभी सडनली 1,12,000 तक का हाई लगाया, फिर उसने 2-2.5 नीचे गिर गया, 1,08,000 का क्लोज दिया। ठीक, तो अब लोग कहेंगे यार 60,000 का एक ही शेयर मिल रहा, भाई वो 60,000 का 1 लाख भी हो गया 1-2 साल में ही। ठीक,
क्या तुम्हें लगता है कि ये शेयर 75 से 1.5 रुपये हो जाएगा 1-2 साल में? अगर ऐसा लगता है और फंडामेंटल्स भी ये कहते हैं, केवल एक सिचुएशन है, एक न्यूज़ है। वो सिचुएशन क्या है और वो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये होनी चाहिए कि एनसीईआरटी में इस कंपनी का कोई काम नहीं है। सिचुएशन वो होना चाहिए कि एनसीईआरटी से निकल के बाहर आ जाए, क्योंकि जैसे ही प्रमोटर के पास ये कंपनी वापस जाएगी तो यकीन मानना मेरे दोस्त, ये शेयर प्राइस भी 10 छोड़ दो 20 भी नज़र आएगा। लेकिन हाँ, पैसा आप उतना ही लेके आना कि भाई पार्टी कर डाली पैसे की, बस। अगर आप वैसा पैसा काम करोगे तो भाई पैसा बनेगा शेयर मार्केट में, फिर चाहे कोई भी शेयर हो। और एक चीज़ और बताऊं, शॉर्ट टर्म में ना बड़ा पैसा ऐसे ही शेयरों से बनता है, वो एमआरएफ से नहीं बनता है, वो नेस्ले से आप नहीं बना पाओगे। क्योंकि शॉर्ट टर्म में, क्योंकि नेस्ले एमआरएफ वो भी बना के देंगे, पर वो होगा वही ना कि भाई एक होता है ना कि भाई चीज़ें आपको समय पे मिलनी चाहिए। पता लगा आप करोड़पति तो बने, 65 साल की उम्र में बने, अब उस करोड़ पैसे का करोगे क्या? मीठा खा नहीं सकते क्योंकि शुगर हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद कनाडा जा नहीं सकते क्योंकि ठंडी लग जाएगी, है ना। लद्दाख भी घूमने नहीं जा सकते क्योंकि भाई पैदल चढ़ेगा कौन, है ना, क्योंकि पैरों में ऑलरेडी गठिया वगैरह का ऑपरेशन हो चुका होगा, है ना। तो वही चीज़ है ना, चीज़ें आपको समय से मिलनी चाहिए कि अगर करोड़पति बनना है ना भाई, 23 से 30 साल की उम्र में बन जाए, ताकि मीठा भी खा लें, ठीक। स्विट्जरलैंड, लंदन, है ना, पेरिस, यहाँ से घूम के आ जाएं। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको कहीं केवल आपको सोचने से मिलेंगी, ठीक। और रिस्क लेते रहिए, लेकिन उतना ही रिस्क लीजिए कि अपनी आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ना बिगाड़ दें। सोच के देखो, अगर आप महीने पे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर 4, 5, 10 हज़ार रुपये खर्चा होता है, तो बस एक किसी महीने स्किप कर दो, वो पैसा ऐसे शेयरों में डालो, इस तरीके से चलेंगे। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपने लेना है, क्योंकि पैसा आपका है, बनेगा तो आपका पैसा, बिगड़ेगा तो आपका पैसा, तो सोच समझ के लगाएं। मेरा केवल यही कहना था कि फ्यूचर कंज्यूमर से रिलेटेड केवल वही पैसा लेके आएँ जो एक बार डूब जाए तो आपको फ़र्क ना पड़े, ठीक है। और चीज़ें तो बहुत ख़राब हैं इस कंपनी से रिलेटेड, फिर भी देख लेते हैं किस तरीके से काम करेगा। चलिए, यहाँ से मैं वीडियो को विराम दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।